रेडी सर। सबसे पहले तो सभी साथी भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जो सबसे पहले तो मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो लास्ट वीक मेरे पास कॉलिंग आई उसमें जो साथी भाई थे जिनके घर पर रिकवरी एजेंट आए थे वो शाम के 7 बजे के बाद भी उनके घर पे बैठे हुए थे। ये वाली जो रिकॉर्डिंग होंगी ये शायद जोशी सर जी कल पोस्ट करें शायद सुबह। तो रिकवरी एक्ट जो होता है ना वो सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही किया जा सकता है। आप लोग इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें कि सुबह 8 से पहले ना ही कोई कॉल आ सकती है, ना ही कोई आपके घर पर कार्यस्थल पर आ सकता है, और शाम के 7 बजे तक ही रिकवरी कॉल आएंगी। और शाम के 7 बजे के बाद कोई आपके घर पर भी नहीं रुक सकता है और ना ही आपको कोई रिकवरी एक्ट शाम के 7 बजे के बाद फोन पर कर सकता है। और अधिकतम से अधिकतम को रिकवरी एजेंट आता भी है तो वो सिर्फ 10, 15, 20 मिनट ही रुक सकता है, इससे ज्यादा नहीं रुक सकता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे जो हमारे बॉर्डर भाई फोन पूछते हैं फोन पर, वो ये पूछते हैं कि सर इतनी सारी कॉल क्यों आ रही हैं। अचानक से 100, 150, 200 कॉल प्रतिदिन आना शुरू हो गई हैं। व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो गए हैं अनगिनत, हर एक अलग नंबर से कि हम आपके घर का दौरा करेंगे, हम टीम लेके आ रहे हैं, आप 9900 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 900 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ये रिकवरी कॉल क्यों आती है? क्यों रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं? क्यों व्हाट्सएप कॉल कर रहे हैं? क्या वो खाली बैठी हैं, बिल्कुल नल्ले बैठी हैं? आप लोग कमेंट्स में बताएंगे कि इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को मानसिक प्रेशर जो दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? मेरी बात आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है क्या? मैं इतना पूछ रहा हूं आप लोगों से, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को अनगिनत कॉल्स अननोन नंबरों से क्यों आना शुरू होती हैं? क्यों व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू होते हैं? स्लो आ रही है आवाज, ये लोग लाइट बंद करो। मैं आप लोगों से फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, सारे साथी भाई उत्तर तो दे रहे हैं, मैंने थोड़ा अपने बोलने की जो ध्वनि है उसको तेज किया है क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि आवाज बहुत स्लो आ रही है। जो अनगिनत कॉल आनी शुरू हो जाती है वो क्यों आती हैं? क्यों व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं? क्यों घर पर आपकी विजिट होती हैं? सही उत्तर अब भी नहीं आ रहा है। जो मैं मुद्दे की बात पूछना चाहता था वो आप लोगों ने अब भी नहीं लिखी। चलिए मैं बताता हूँ वो क्यों आती है कॉल, मैसेज, अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो आप लोगों पे कॉल आने शुरू हो जाती हैं, आप लोगों के घर और कार्यस्थल पर विजिट होना शुरू हो जाती है। वो इसलिए होती है कि आपने कंपनी का पैसा डिफॉल्ट किया है। आप समझ रहे हैं? आप पे ये कंपनी के जो रिकवरी एजेंट हैं, कंपनी के जो कंपनी की जो उनके अपने नंबरों से जो ऑटो रोबोट कॉलर होता है वो क्यों कॉल करता है? क्यों? क्योंकि आपने कंपनी के जो ईएमआई थी, जो उसका टाइमली पेमेंट करना था क्रेडिट कार्ड का, लोन का, वो किस्त बाउंस की है। आपने उनकी पेमेंट टाइम से नहीं दी है, इसीलिए वो रोने लगे हैं।
और इसीलिए वो आपको अनलिमिटेड कॉल, मैसेज और आपके घर पर, कार्यस्थल पर विजिट कर रहे हैं। बहुत से साथी भाइयों ने लिखा, संजीव कुमार जी ने लिखा अकाउंट क्लियर करना है। विनोद यादव जी लिख रहे हैं कमीशन के लिए। ताना जी लिख रहे हैं कमीशन के लिए। तुलसी कुमार गोहिल जी लिख रहे हैं फाइनेंशियल ईयर से पहले सेटलमेंट करवाना है। सफेद जी कह रहे हैं उनके कमीशन के लिए, मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए, मार्च की वजह से। ये सब तो आपके कारण है ही है, लेकिन इन सबसे भी ज्यादा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि आपने उनका पैसा नहीं दिया है, चाहे वो आपकी आर्थिक और विषम परिस्थितियां ही खराब क्यों ना हो। उनको कोई शौक नहीं चल रहा है, वो आप टाइमली पेमेंट करते हैं। ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि वो टाइमली ईएमआई का पेमेंट करते हैं, टाइमली क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं, तब भी कॉल आते हैं आप लोगों के पास। कमेंट्स में लिख दीजिएगा जरा, अगर आपके पास तब भी कॉल्स आई हैं कभी। सभी सतीश जी ने लिख दिया कॉल नहीं आती है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर वो लोग ऐसा एक्ट कर रहे हैं तो उस एक्ट को करने का कारण है हमारी भी फॉल्ट है कि हमने किस्त और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइमली नहीं दी है। बहुत से साथी भाई यही प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले कि सर इतनी कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप क्यों आ रहे हैं। भाई इसलिए आ रहे हैं कि आपने पैसा नहीं दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इसका उपचार क्या है। इसका उपचार क्या है? अरे अगर आप लोगों को अभद्रता नहीं सुननी है, इतने कॉल्स रिसीव नहीं करने हैं, आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज पे जो डराया जाता है, जो एक मेंटली प्रेशर बनाया जाता है, अगर आपको उन सब चीजों में नहीं आना है ना तो टाइमली पेमेंट करते रहिए, कोई तनाव नहीं होगा। सत्येंद्र जी कह रहे हैं पैसा हो तभी तो वापस करें। बिल्कुल सही बात है, पैसा होगा तभी तो वापस करेंगे। इसीलिए वो बिल्डअप प्रेशर करते हैं कि आप कहीं से भी जाके पैसा दीजिए और उनका पैसा टाइमली जमा कीजिए। आज वॉइस सभी लोग लिख रहे हैं वॉइस कम आ रही है, लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, मैं नॉर्मल रोज के मुकाबले, हर बार के मुकाबले डबल साउंड से आप लोगों के लिए फोन पे बोल रहा हूँ। तो इसमें अगर आप टाइमली पेमेंट करेंगे, टाइमली बिल चुकाएंगे तो कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। अब सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं सभी साथी भाई कि कोई भी साथी भाई फोन को रिकॉर्डिंग पे बात नहीं करते हैं रिकवरी एजेंट से, और उन्हें हर कॉल उठाना है, हर कॉल उठाना है। अरे आप लोगों को हर बार यही बताया है कि ट्रू कॉलर डाउनलोड कर लीजिए, ट्रू कॉलर में स्पैम कॉल ब्लॉक कर दीजिए, तो जो नंबर स्पैम कॉल में आइडेंटिफाइड होंगे वो नंबर आपका फोन, आपकी ट्रू कॉलर ऐप ऑटोमेटिक काटती ही रहेगी। उसमें इतना तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है। और बहुत से साथी भाइयों जो मुझे फोन करते हैं और मैं पलट के अपने किसी अन्य नंबर से उनको फोन करता हूँ तो वो कोई भी मेरा फोन भी कभी नहीं उठाते हैं, या उनके फोन में ऐसी सेटिंग होती है कि वो हर अननोन नंबर जो उनके मोबाइल में सेव नहीं है वो ऑटोमेटिक कट जाता है, फोन खुद ही काट देता है। दादाजी नमस्कार, बहुत दिन से आपसे बात नहीं हुई है। आपने एक दिन फोन किया था, मैं किसी वजह से उठा नहीं पाया था फोन, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपके। तो मैंने सोचा था दोबारा फोन करूंगा, लेकिन वो समय ऐसा हो जाता है कि और लोगों के फोन आ जाते हैं, इतनी देर में कुछ और काम आ जाता है, तो आपसे बातचीत हो नहीं पाती है। दूसरा, अगर इतने अननोन नंबर से फोन आ रहे हैं तो आप वो जो नंबर आपको बार बार परेशान कर रहा है
स्पेशली आप उसी नंबर को अपने फोन में जाके ब्लॉक कर दो, क्योंकि आप लोग जितने फोन उठाएंगे उतने फोन और आना शुरू हो जाएंगे, और आप 8-10 नंबरों को ब्लॉक कर दोगे तो वो लोग आपसे से ध्यान हटाकर किसी और बोरोवर के पीछे लगेंगे। अगर कोई नंबर से आपको बार बार फोन करता है तो आप अपने ऊपर मेंटली प्रेशर ना लेते हुए स्पेशली सिर्फ उसी नंबर को ब्लॉक कर दें जिस नंबर से आपको बार बार फोन आ रहे हैं। हमेशा ऐसे 10, 12, 15 नंबर होंगे। अगर आपने एक बंदे का किसी का फोन उठा लिया तो वो 10-15 लोग आपके ऊपर टूट पड़ेंगे, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। और आप लोगों को भी हर फोन उठाना होता है। तो आप लोगों को अगर दबाव में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, माइंड फ्री रखना है, तो स्पेशली वही नंबरों को ब्लॉक करते जाइए। कौन सी सीरीज भी बहुत मिलती जुलती होती है। दूसरा, पिछले बार भी कई लाइव में बताया है, अचानक से बहुत सारे ओटीपी एसएमएस आपके मोबाइल पे गिरते हैं। उसके लिए जो जो साथी भाई मुझसे ओटीपी बॉम्बर ऐप मांगना चाहते हैं वो मांग लें। अब मैं ये बताता हूँ कि वो ऐप क्या होती है। अचानक से आपके मोबाइल पर 100, 125, 150 ओटीपी आने शुरू हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी टेक्स्ट मैसेज से हो, किसी भी आईडी से आ रहे हो। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी ये ना सोचें कि मेरा फोन हैक हो गया है, ये ओटीपी क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट वीक पिछले लाइव से इस लाइव में करीब 20-22 साथी भाइयों के अचानक से फोन आए जिन्हें ओटीपी बॉम्बर की जानकारी ही नहीं थी, जबकि हर लाइन में उन्हें बताया जाता है कि ओटीपी बॉम्बर एक ऐसी ऐप है जिसमें आपका नंबर डालकर एक बार में मतलब 10-12 मिनट के अंदर 150 ओटीपी आपके पास अलग अलग आईडी से गिराए जाते हैं। तो उस समय आप लोग भी बॉम्बर ओटीपी का यूज करें, और जिन जिन नंबरों से आपको कॉल आई थी और आपकी उनसे किसी बात को लेकर बहस हुई है, उस पर आप बॉम्बर ओटीपी आप भी लगाएं और उनको आप भी पूरे दिन परेशान करें। मेरे पास पूरी लिस्ट बनी हुई है, जो जो फोन नंबर से मेरे जो जो साथी भाई मुझसे जुड़े हैं मैं उनसे नंबर पूछता हूँ, उनसे कहता हूँ कि एजेंट लिखकर मुझे वो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप कर दो। जब मैं खाली बैठा होता हूँ या कोई ऐसा काम कर रहा होता हूँ कि जिसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना होता है, तो मैं उन लोगों के नंबर अपने 4-5 फोन से ओटीपी बॉम्बर लगाता रहता हूँ। और कई साथी भाई मुझसे ने बॉम्बर ओटीपी ऐप भी मांगी, मैंने तुरंत उसका लिंक भी उनको शेयर किया है। लास्ट वीक मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। हमारे विकास कुमार जी हैं गाजियाबाद से, उनको व्हाट्सएप पर काफी दिन से कुछ धमकियां मिल रही थी। वो मुझसे जुड़े और उन्होंने मुझे सारी बात बताई। मैंने उनसे सारे इसके स्क्रीनशॉट मंगाए, उस पर एक ड्राफ्ट रेडी किया और उस ड्राफ्ट को कंपनी के कस्टमर केयर पर ईमेल करने के लिए बोला। कंपनी पर ईमेल हुआ, कंपनी ने एक कंप्लेंट नंबर दर्ज करके एक उनको ईमेल करी, रिप्लाई दिया। मैंने जो मैं हर बार बताता हूँ कि कम से कम कंपनी की 4 ईमेल आईडी पर अलग अलग 4 बार ईमेल करें, इससे आपके पास 4 कंप्लेंट नंबर आ जाएंगे। मैंने उन 3 या 4 कंप्लेंट नंबर को लिया और एक में जो उसके रिकवरी एजेंट के व्हाट्सएप पे धमकी भरे मैसेज आए थे, एक पेपर पे उनके 4 उनको सेट करके सबको ट्विटर पे लगाया। तो कल विकास कुमार जी का फोन आया, सर ट्रिक कामयाब हो गई, और रिकवरी एजेंट जो कंप्लेंट नंबर के स्क्रीनशॉट आए थे उनको और जो व्हाट्सएप पे धमकी भरे मैसेज थे उनको, उन सबको ट्विटर पे लगाया। और मैंने उसका लिंक भी अपने एडवोकेट नरेंद्र जोशी व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया था। तो आप लोगों ने संपूर्ण सहयोग देते हुए काफी अच्छे कमेंट्स भी उसमें किए, जिसका फायदा विकास कुमार जी को मिला।
और कल विकास कुमार जी का फोन आया कि सर वो ट्रिक कामयाब कर गए, रिकवरी एजेंट मुझसे मिलना चाह रहा है और बहुत गिड़गिड़ा रहा है कि सर मेरी नौकरी चली जाएगी, आपने इसको ट्विटर पे क्यों वायरल कर दिया और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, आप कैसे ही करके शिकायत वापस ले लीजिए। लास्ट टाइम हमारे एक दिल्ली के भाई साहब से तिवारी जी, उन्होंने भी इसी ट्रिक का अपना इस्तेमाल करते हुए, आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी रिकवरी एजेंट वाली, जो रिकवरी एजेंट काफी देर तक आधा घंटा लगभग माफी मांगता रहा। तो थोड़ा सा आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, मॉडर्न होना पड़ेगा और ये सब चीजें सीखना पड़ेंगी। आप लोगों से को पीडीएफ बना लो, पीडीएफ बनानी नहीं आती। आप लोगों से को पिक आर्ट का यूज करते हुए एक पेपर में 4 स्क्रीनशॉट अटैच कर दीजिए, वो नहीं आएंगे। आप लोगों से को पीडीएफ की जो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसको कंप्रेस करके उसकी एमबी कम कर लीजिए, वो लोग आप नहीं कम करते हैं। रिकॉर्डिंग जो होती है उसको कंप्रेस करके उसकी एमबी कम कर लीजिए, वो कम नहीं होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सर हमारे जो भाई साथी हैं जो इतने मेहनत भी करते हैं, उनकी आधी चीजें तो अटैच ही नहीं हो पाती हैं, क्योंकि बहुत से साथी भाई पलट के फोन करके कहते हैं कि सर ये रिकॉर्डिंग अटैच ही नहीं हो पा रही है, सर ये वीडियो अटैच ही नहीं हो पा रही है। उसका क्या कारण है कि आप लोग उसकी एमबी को कम नहीं करते हैं। तो आप लोगों से एक दरखास्त है, गुजारिश है कि थोड़ा सा टेक्निकली बनिए और इन सब चीजों को कंप्रेस करना सीखिए कि इसके एमबी कैसे कम करेंगे, क्योंकि हम कितना सिखाएंगे, कितना समझाएंगे, इतनी देर में हम आपको कुछ सिखाते हैं, इतनी देर में किसी दूसरे का फोन आ जाता है, हम आपका काम भूल के उसकी समस्या में लग जाते हैं। अब उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन हो पाता है, कभी अगले का फोन आ जाता है, अब वो दो भाइयों का काम रह गया, तीसरा का अटक गया, अब तीसरे ने कभी कुछ जैसे करा, चौथे का आ गया, अब वो चौथे का भी इतनी बीच में वो 3 भाई थे ना, उनका पारा फूट गया, उनका पारा फूट चुका है उन तीनों का। सर मेरा काम नहीं हो रहा, बाकी सबके काम हो रहे हैं और आपका फोन इंगेज चल रहा है काफी देर से। अरे भाई तो मैं कौन सा अपनी जीएफ के साथ बातें कर रहा हूँ भाई, आप ही लोगों की समस्या को हल करने में लगा हूँ रात दिन। आप लोगों को तो कुछ भी समझाया जाता है वो समझ में भी नहीं आता आपके। तो थोड़ा सा टेक्निकली बनिए। सभी साथी भाई ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ साथी भाई हैं जो पीडीएफ पर मेल नहीं कर पाते, पीडीएफ को अटैच नहीं कर पाते, मेल तो कर देते हैं, पीडीएफ अटैच नहीं होती है उनकी। जब मैं कहता हूँ मेल को मेरे पे फॉरवर्ड करो तो उसमें पीडीएफ ही अटैच नहीं है। कंपनी क्या शिकायत पे आपके संज्ञान लेगी? अरे वहाँ हजारों मेल आ रही है, लाखों मेल आ रही है, किसकी वो ध्यान देंगी? तो थोड़ा सा अगर किसी साथी में कोई प्रॉब्लम आ रही है वो यूट्यूब पर सीख सकता है, हर चीज यूट्यूब पर उपलब्ध है कि मेल के द्वारा शिकायत कैसे करें, पीडीएफ अटैच कैसे करें और उसको ईमेल कैसे करें, ये आप सीखिए। आरबीआई की शिकायत को जो आरबीआई लोकपाल को जाती है उसमें बहुत से साथी भाई कंपनी को सीसी में रखने के साथ CRPC@RBI को भी सीसी में रख देते हैं। चौथे दिन मेल आ जाते हैं कि हमने शिकायत को बंद कर दिया है, आपने नियमों का पालन नहीं किया है, आपने पहले 30 दिन जो है वो कंपनी को शिकायत करने के बाद, ये कंपनी का उत्तर आने के बाद हमको शिकायत करनी चाहिए थी। अब वो भी हम बताएं कि भाई अगर कंपनी को आपने, अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है, इलीगल फंडिंग हुई है या आपके को कोई और प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले 30 डेज आपको कंपनी को शिकायत करने के बाद वेट करना है या कंपनी का रिप्लाई आ जाए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं साथी भाइयों को, अगर आपके साथ कोई भी दुर्घटना घटी है, दुर्घटना से मतलब कोई आपकी इलीगल फंडिंग हुई है, आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, आपके साथ किसी रिकवरी एजेंट ने आपके लोन के या क्रेडिट कार्ड की रिकॉर्डिंग अभद्रता की है, तब आप लोगों को सबसे पहले अपने वित्तीय संस्थान, चाहे वो एनबीएफसी हो या बैंक हो, उसको मजबूत एविडेंस के साथ शिकायत करना है और 30 दिन तक वेट करना है, 30 दिन या कंपनी का रिप्लाई आने तक। उसके बाद ही आरबीआई में कंप्लेंट फाइल करें। उससे पहले अगर आप 30 दिन तक वेट करे बिना या 30 दिन का इंतजार खत्म किए बिना ही अगर आप आरबीआई को कंप्लेंट कर देते हैं तो वो कंप्लेंट आरबीआई क्लोज कर देता है। शरद अग्रवाल जी कह रहे हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। मैं समझ नहीं पा रहा हूं सर क्या कह रहे हैं।
विजय कुमार जी कह रहे हैं फोन नहीं उठाते हैं तो रिश्तेदार पड़ोसी को फोन करते हैं। सर अगर वो लोग पड़ोसी और रिश्तेदार को फोन कर रहे हैं तो सर पहले भी इस चीज को रिकॉर्डिंग में पिछले लाइव में भी बताया गया है। हर बार हमारी जो की गपशप पार्ट 7 है उसमें 1 घंटा 13 मिनट का ब्रीफ डिस्कशन किया गया है कि इसमें हमें क्या करना है। अगर आपके पड़ोसी को रिश्तेदार को फोन आ रहा है तो आप उनसे ये तो कह सकते हैं कि इसको रिकॉर्डिंग कर लो। अगर बार बार मुझे ये भी पता है कि वो लोग अभद्रता भी करते हैं अरे तो आप वो कंप्लेंट फाइल क्यों नहीं करते हैं। आपने एक वॉलपेपर जो हमारे सर का मेंबरशिप में पड़ा हुआ है, मेंबरशिप में पोस्ट है, उसको अपने स्क्रीनशॉट पे अपने डीपी पे अपने स्टेटस पे क्यों नहीं लगाते हैं कि अगर मेरे नाम से कोई आपको फोन आता है जो पुलिस जज या वकील का हो सकता है या किसी रिकवरी एजेंट का जो मेरे लोन के बारे में आपको जानकारी देता है तो आप उससे ऐसी कोई बात नहीं करेंगी तो आपका फोन भी हैक हो सकता है। आप अपने स्टेटस पे उसको लगाइए www.cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट फाइल कीजिए। उससे पहले कंपनी के कस्टमर केयर को फोन कीजिए, कंपनी के नोडल ऑफिसर को मेल कीजिए। जितने भी आज तक इस प्रकार के प्रकरण आए हैं और हमारे द्वारा ये सब चीजें बताने के बाद 1 दिन 2 दिन में ये सब चीजें स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन हम लोग शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे तभी तो हल होगा। कुछ साथी भाई तो फोन आते ही उनके अकाउंट में 1000 2000 5000 10,000 रुपए तक ट्रांसफर कर देते हैं। वो कॉल क्या बंद होंगी एक बार अगर आपने उनको पैसा दे दिया। हम कितनी कोशिश कर लें वो कॉल फिर कैसे बंद होंगी। आप लोगों को सीधा बोलना है भाई अब तुम रिश्तेदारों से ही कांटेक्ट से ही पैसे ले लो। अब तो मैं देते हुए भी नहीं दूंगा पैसे। तुम अखबार में निकलवा दो, पर्चे छपवा दो, फ्लैक्स बोर्ड लगवा दो, बैनर लगवा दो, अब 1 रुपया नहीं मिलना है। तुम्हें जितना जो कर मिला है वो करो तुम। और मैंने cybercrime.gov.in पर भी कंप्लेंट फाइल कर दी है, कंपनी में भी शिकायत कर दी है, नोडल ऑफिसर से भी शिकायत कर दी है। गारंटी है कि वो केस वो आपके जो कॉन्टैक्ट से फोन आ रहा है ये 2 4 5 6 घंटे या अगले दिन तक हद से हद अपने आप ही बंद हो जाएंगे। गलती है कि हम अपना अकाउंट नंबर नहीं पूछते हैं, ओवरड्यू नहीं पूछते हैं। वो अगर ये कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो मल्टीपल डिफॉल्ट है सारे के जमा करो, अरे भाई सारे ही पैसे होते तो मैं कहाँ तो मैं जमा नहीं कर देता। भाई मैं अपनी गलती का मुझे एहसास हो गया है, मैं आपका पैसा चुकाना चाहता हूँ, मैं मल्टीपल डिफॉल्टर हूँ, मल्टीपल ट्रैप में फंस गया हूँ। आप जिससे संबंधित हो वो अकाउंट नंबर मुझे बता दो जिससे मैं आपका पैसा जमा कर दूं। आप लोग खुद उसको लॉलीपॉप देते ही नहीं हो। जैसे सर ने अभी बताया कि हर जगह लड़ना बेहतरीन नहीं होता है, कहीं कहीं से युद्ध छोड़ना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है। अगर शेर भी 2 कदम पीछे हट रहा है तो वो ऐसा थोड़ा कि वो भागने वाला है, हो सकता है वो शिकार के लिए 2 कदम पीछे हट रहा हो जिससे वो एक लंबी छलांग लगाएगा। आप लोग क्या करते हो मरने मारने को उतारू हो जाते हो। कोई साथी भाई उसको 10-5 हजार रुपए खाते में डाल देता है। अरे कुछ तो लॉलीपॉप दो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। कई कई प्रकरणों में हमने इसी प्रकार से उनसे अपना लोन अकाउंट नंबर पूछा, बैंक का नाम पूछा, डीपीडी पूछी, फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग तैयार करके कंपनी में मेल के साथ डाली कि भाई अब पैसा तो इन्हीं रिकवरी एजेंटों से ले लेना, भूल जाओ अपना पैसा। अगले दिन रिकवरी एजेंट हाथ पांव जोड़ता हुआ फोन कर रहा है, भाई ये क्या हो गया, तुम लोगों ने तो मेरे अपनी चालाकी मेरे ऊपर तो इस्तेमाल कर दी। तो आप लोग उसको प्रलोभन तो दीजिए। सीधा सा बोलना है, शर्माना किस बात का। भाई मैं मल्टीपल ट्रैक में फंसा हुआ हूँ, आपका जो अकाउंट नंबर है आप मुझे मेरे संबंधित अकाउंट नंबर बता दो जिसके रिगार्डिंग आप मेरे कॉन्टैक्ट से फोन कर रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं पैसा जमा करना चाहता हूँ जिससे आपको आपका कमीशन मिले। आप जब मुझसे 2 बार 3 बार ऐसी रिक्वेस्ट करोगे उसको लगेगा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मैं ऐसे बताता हूँ अपनी वित्तीय संस्थान का नाम और लोन अकाउंट नंबर, बस वहीं आपको पकड़ के कंप्लेंट फाइल करना है। तो थोड़ा सा
आपको अपने दिमाग लगाना है और इस प्रकार से अपना असली अकाउंट नंबर जिसके रिगार्डिंग वो आपके कॉन्टेक्ट में फोन कर रहा है वो निकलवा के कंप्लेंट फाइल करना है। लेकिन आरबीआई को कोई भी जना कंप्लेंट फाइल नहीं करेगा जब तक 30 दिन, कंपनी को शिकायत करने के 30 दिन ना बीत जाए या कंपनी का उत्तर, उसका रिप्लाई पहले ना आ जाए। दूसरा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा जब उनका ये पैतरा फैल होता है तब ये बनते हैं पुलिस वकील। आप लोगों को पिछली 4-5 रिकॉर्डिंग पहले भी ये क्लियर बताया गया था कि सतीश चंद रतनलाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर निर्देशित किया था कि किसी भी सिविल मैटर में, इस प्रकार के लोन डिफॉल्ट मैटर में डायरेक्ट एफआईआर किसी भी भारत के किसी भी थाने में दर्ज नहीं होगी। तो अगर आपको कोई पुलिस वाला बन के फोन कर रहा है, आपने मेरी एक रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, मुजफ्फर भाई है पूना वाले जो काफी घबरा गए थे, शायद उनकी मिसेस के नाम पे था, वो बात 2 महीने पुरानी हो गई। तो उसमें मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर से बात करी और क्लियर उसको ऐसी ऐसी बातें बोली जो मैं लाइव में भी नहीं बोल सकता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में है। आप लोग इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें कि लोन डिफॉल्ट मैटर में किसी भी थाने में आपके विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन हाँ, इसका भी ध्यान रखना है, अगर केस चल गया है, कंपनी ने आपके ऊपर कोई सेक्शन 25 का, 138 का, 316 तो 318 का केस कर दिया है तो उसमें आपको लापरवाही भी नहीं करना है। अपनी मजबूत पैरवी अपने वकील साहब के माध्यम से अपना वकालतनामा वहां लगवा देना है। आपके विरुद्ध कोई वारंट इशू नहीं होगा क्योंकि आपके वकील साहब ही आपके अब्सेंस में पैरवी करेंगे। लापरवाही कहाँ हुई है? पिछले इस हफ्ते कई सारे केस हुए जिसमें वारंट निकल चुके हैं। उन वारंट को हमने और जोशी जी ने बहुत मुश्किल से रिकॉल करवाए हैं। जोशी जी के पास भी बहुत फोन जाते हैं कि सर वारंट इशू हो गया, सर ऐसा हो गया, सर पुलिस आ रही है घर पे, क्या करना है? अरे ये आपकी लापरवाही है। प्री कॉन्गिजेंस में आप उपस्थित नहीं हुए, उसके बाद कॉन्गिजेंस में उपस्थित नहीं हुए, सम्मान आए, वारंट आए, आप लोग उपस्थित ही नहीं हुए तो कोर्ट भी क्या करेगी? सामने वालों को मौका मिल गया कंपनी के वकील को। तो कोई भी इस प्रकार के अगर आपके पास सम्मन आते हैं जो बकायदा या तो पुलिस लेके आएगी या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोर्ट के द्वारा आपके घर पर आएंगे, आप उसमें एक वकील साहब को नियुक्त करके लापरवाही ना करें और टाइमली उसके रिप्लाई दें और कोर्ट में अपना वकालतनामा वकील साहब के माध्यम से जरूर लगवाएं। क्योंकि कई बार इस लास्ट वीक में बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं, रिकॉल करवाने पड़े हैं कई सारे वारंट। तो आप लोग तो फोन पे फोन शुरू हो जाते हो, हम यहाँ बैठे हैं, सर अपने उदयपुर बैठे हैं और अगला बंदा कलकत्ता, जयपुर, दिल्ली बैठा है, तो सब फोन से जुड़े हुए हैं। तो हम सिर्फ मेंटली प्रेशर कितना दे सकते हैं किसी को? तो आप लोग स्टार्टिंग से ही लापरवाही ना करें। और दूसरा, इस बार सर ने अपने फेसबुक पेज पर बहुत सारी जो रिकवरी एजेंट के व्हाट्सएप आते हैं जिसमें वो तरह तरह की धमकियां देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उन सबका खुलासा किया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने वो पोस्ट को पढ़ा होगा, उस पर कमेंट्स भी जरूर किए होंगे और उससे काफी जानकारी भी प्राप्त की होगी कि कैसे कैसे रिकवरी एजेंट व्हाट्सएप मैसेज करते हैं। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स देख के ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छा इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरे भारत में कोई भी ऐसा चैनल, कोई भी ऐसा पेज बता दीजिए जहां खुल्लम खुल्ला इस प्रकार की इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाती है, फिर भी हम उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। दिल जो है ना, दिल खून के आंसू रोता है कि आप लोगों के कमेंट 10, 12, 15, 20, 25 साथी भाई जो है हमारे, सिर्फ वही करके रह जाते हैं। अरे आपने कम से कम देख लिया है तो आप इतना तो लिख सकते हैं, हाँ सर ये बढ़िया चीज है, हमें एक नई जानकारी प्राप्त हुई इस पेज के माध्यम से। अगर इस प्रकार का व्हाट्सएप हम पे भी आता है तो हम पैनिक नहीं होंगे, डरेंगे नहीं और हम उसका उल्टा रिप्लाई देंगे कि भाई टीम दल बल के साथ था। अपने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, पत्रकार सबको लिया
9900 नहीं, 99,000 का चालान लिया, हम तेरे लिए भंडारा करेंगे, पंगत लगा के बैठे हैं तेरी। तेरी चिरौरी का हम पे कोई फर्क नहीं है जो तू चिरौन कर रही है। ये चिरांदबाजी इस पे नहीं चलेगी तेरे व्हाट्सएप पे जो तू हमें भेज रहा है। लेकिन हम लोगों को जो चीज निःशुल्क मिलती है ना, जो चीज हमें एक प्यार से मिल रही है, हम उसकी कदर नहीं करते। आप डरे रहें, भयभीत हो, घबराएं, वो लोग चाहते यही है ना। अरे अगर आप किसी अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा रहे तो आप भी उसी अन्याय का हिस्सा है। आप भी उन भ्रष्टाचारियों को, उन जो लोग आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आप उन्हीं का तो साथ दे रहे हो। हमारे साथ कितने लोग दे रहे हैं? अच्छा चलिए बताइए। हम मानते हैं आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के शेयर से, आप लोग जो शेयर करते हैं उस पे 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 व्यूज आते हैं, लेकिन साथ तो आप उन्हीं का दे रहे हो ना, कोई कमेंट ना करके। जो नए साथी भाई जुड़े उसे तो पता ही नहीं लगेगा क्या हो रहा है। अरे वो आपके कमेंट्स करके ही तो समझेगा, जो आपके कमेंट्स पढ़ेगा उसी से तो सीखेगा, समझेगा। तो ये सारी चीजें सिर्फ आप लोगों के लिए की जा रही हैं। सर इतना रिस्क लेके अपनी हर पेज पे इतनी चीजें भरते हैं, पेज एट रिस्क चल रहा है जुलाई 2026 तक। उसके बाद भी मैंने मना करी है कि सर आप कोई चीजें ना भरा करें ये सब चीजें। इससे सिर्फ हम अपना, आपकी जो पोस्ट होती है ज्ञानवर्धक पोस्ट, जिसमें आप ब्लैक बोर्ड पे 29 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1.25 घंटा की वीडियो होती है, सिर्फ आप उस चीज को पोस्ट करेंगे, वो भी शब्द भाषा की। लेकिन सर फिर भी इन चीजों को डालेंगे जरूर। पता नहीं सर के अंदर भी कौन सा कीड़ा है, आप लोगों की भलाई चाहने का पता नहीं कौन सा क्या है। नहीं नहीं यार मैं पोस्ट करूंगा यार, इसको तो पोस्ट कर देता हूँ यार, किसी का तो भला होगा। अरे भाई सबका भला करते करते हमारा पेज ना उड़ जाए किसी दिन। बीच में कई साथी भाइयों ने कई कई पोस्ट को शेयर किया, हम उसका धन्यवाद देते हैं। जिसमें कुछ नाम मुझे याद है, लेकिन कुछ नाम जो याद नहीं है, अगर मैं वो नाम लूंगा तो वो लोग सोचेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, तो एक ये गलत भावना जाएगी। इसलिए सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारी पोस्ट, जिन्होंने एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया पेज पर हमारी पोस्ट को कई कई बार शेयर किया है। उन सभी साथी भाइयों का धन्यवाद जिन्होंने मेरे आह्वान पर अनेकों पोस्ट को शेयर किया और उस चीज को ऐसे लोगों तक पहुंचाया जिसे उसकी वास्तविकता में जरूरत थी। अपने पिछले हफ्ते के अनुभव के हिसाब से मैं थोड़ा सा प्रकाश आर्बिट्रेशन पे भी डालूंगा कि बहुत सारे आर्बिट्रेटर महोदय सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में रिप्लाई देने के बाद ऑफ हो गए थे। जो होली के बाद, होली के आसपास जिन्होंने लिंक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आर्बिट्रेशन के नोटिस भेजे हैं, जिसमें कई कई बार जो नवंबर में, अक्टूबर में आर्बिट्रेटर था वो अब आर्बिट्रेटर बदल चुके हैं। तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा कि वो ये कंफ्यूज करते हैं कि अगला उत्तर आपको किसको देना है। अब आप कहोगे सितंबर में मैंने या अक्टूबर में या नवंबर में मैंने अपना आर्बिट्रेशन का जवाब एबीसी आर्बिट्रेटर को दिया था, और अब ये XYZ आर्बिट्रेटर कैसे आ गया? तो जिस व्यक्ति ने वर्तमान में आपको नोटिस भेजा है सर, उसी पे तो आर्बिट्रेशन का रिप्लाई भी तो ऑब्जेक्शन जाएगा जो वर्तमान में नोटिस आया है। वर्तमान में आया है उसको जाएगा, और पुराने वाले के नोट डाला जाएगा कि बिना पूर्व आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को हटाए, बिना पूर्व की आर्बिट्रेशन प्रक्रिया को हटाए दूसरे आर्बिट्रेटर द्वारा आर्बिट्रेशन प्रक्रिया नहीं की जा सकती है। इस संदर्भ में क्लेमेंट कंपनी से जानकारी प्राप्त करें, और इस अवस्था में इस आपत्ति के बावजूद यदि कोई आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करेंगे तो मात्र रद्दी का टुकड़ा होगा। ऐसी भाषा खुल के लिखो, एक नोट डाल देना, अलग से ऑब्जेक्शन तो देना ही देना है। अच्छा सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे कि
पिछली बार आर्बिट्रेशन का पता कुछ और था, इस बार आर्बिट्रेशन का पता कुछ और है। एक्चुअली क्या हो गया है, मैं एक बात बताऊं, कंपनियां किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। कंपनियां जितनी भी है, एनबीएफसी जितनी भी है, और कुछ बैंकें भी एनबीएफसी की परिभाषा में आ गई है, उनके एक्ट पे आ गई है, ये सारी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई है। किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ किस किस को पता है? जितने भी साथी लाइव में जुड़े हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ का अर्थ किस किस को पता है? लिखना भी नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, किसी को नहीं आएगा। किम कर्तव्य विमूढ़, नहीं नहीं, कोई ना कोई ऐसा होगा जो जवाब देगा। किम कर्तव्य विमूढ़, नहीं पता, नहीं पता। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है कि जो बाल नोचने वाली स्थिति नहीं होती है कि क्या करूं क्या न करूं, क्या सही है क्या गलत है, जिसे सामान्य भाषा में कहो असमंजस की स्थिति, लेकिन असमंजस बहुत नॉर्मल होता है। किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब पूरी तरीके से कंफ्यूज है कंपनियां कि अब अपने पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि लोन एग्रीमेंट में लिख दिया आर्बिट्रेटर हम अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेटर हम चूज करेंगे, वेन्यू हमारा रहेगा। आपको मालूम होगा आर्बिट्रेटर खेता की जमीन को लिंक कर सकता है, खेत की जमीन को लिंक कर सकता है। ये सवाल जिसने भी पूछा है एक अच्छा सवाल है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात, सभी साथी सुन लीजिए। कभी कभी कोई अच्छा प्रश्न आता है और वो भी सुपर चैट के साथ आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीकल्चर लैंड को तो सरफेसी एक्ट भी टच नहीं कर सकता है, ध्यान से देखना। और लैंड रेवेन्यू एक्ट प्रत्येक स्टेट का अलग होता है। किसी आर्बिट्रेटर को यह अधिकार नहीं है कि वह एग्रीकल्चर लैंड को कुर्क कर सके। अगर एग्रीकल्चर लैंड पर यदि कोई लोन हुआ है तो वह केवल और केवल स्थानीय राजस्व कानून, जो प्रत्येक स्टेट का अलग है, उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है। आर्बिट्रेटर उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है, दीप जी, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि यदि किसी जमीन पर लोन दिया है किसी एनबीएफसी कंपनी ने, तो वह भी उसको सरफेसी एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन थोड़ा सा एक टेक्निकल हल्का सा पॉइंट ये है कि अगर कोई कोई एग्रीकल्चर लैंड यदि आवासीय बस्ती के अंदर आ गया है और भले वो एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां थोड़ा सा फर्क होता है, लेकिन फिर भी वहां पे आर्बिट्रेटर का वर्क नहीं है। हाँ, होम लोन है और एग्रीकल्चर लैंड है, आवासीय बस्ती के अंदर है, तो ऑब्जेक्शन दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद मंगल जी झा साहब सुपर चैट के लिए। जी बता दें। इस बार सर एक नया रिकवरी एजेंटों ने शगुफा छोड़ा कि जो जिन लोगों ने मतलब रेफरेंस पे कॉल किया, उससे रेफरेंस पे कॉल करने वाले रिकवरी एजेंटों ने कहा है कि नॉर्मल, एक ये बात तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपका नंबर गारंटर के तौर पर बोरोवर ने दिया और इस मुद्दे में आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। तो उन सभी साथी भाइयों को बताना चाहूंगा कि अगर आपके नाम से कोई इस प्रकार के फोन ऐसे करता है, तो वो जब तक किसी भी पेपर पे खुद साइन नहीं करेगा, उस पर कोई भी उसका दायित्व आपके लोन से रिगार्डिंग नहीं बनता है। क्योंकि कुछ लोग इस विषय में लड़ने आ गए कि भाई तुमने हमारा नाम गारंटर में डाल दिया है या तुमने हमारा रेफरेंस में हमारा फोन नंबर डाल दिया है, अब एजेंट कह रहे हैं कि तुम्हारी भी प्रॉपर्टी अटैच करवा देंगे। अब तो जब तक अगर आपने किसी लोन डॉक्यूमेंट पे आपके गारंटर ने या आपके साथी ने या आपके रिश्तेदारों ने साइन नहीं किया है,
तो उनका कोई भी दायित्व तो आपके लोन के रिगार्डिंग नहीं बनता है। सर इस पे कुछ प्रकार चाल देंगे सर? भाई ये थैंक यू सुरेंद्र जी चुग साहब, थैंक यू संदीप जी गोयल साहब, आपके सुपर चैट में थैंक यू सो मच। एक बात ध्यान रखिए, रिकवरी एजेंट का एक ही काम है जो आशु जी अग्रवाल ने कई लाइव में कह चुके हैं कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक विश्वास है, मतलब कॉन्फिडेंस से इतना भरपूर है वो कि पूछो मत। यहाँ तक कि आपने ये भी देखा होगा कि एक एडवोकेट भी यदि उनके फोन पे होता है तो वो उसको ये कह देते हैं कि सेक्शन 9 का ऑर्डर हमारे पास है। कल की रिकॉर्डिंग में सुना होगा सेक्शन 9 के ऑर्डर हमारे पास पड़े रहते हैं। कई चीजें जो आप सुनते हो वो कॉन्फिडेंस इतने भरपूर है, आपको सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना है। और वो कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ना है, शानदार बात बता रहा हूँ सर। आपको मालूम है इस बार हमारी एक फेसबुक पोस्ट मिलियंस में गई है, मिलियंस में। लेकिन वो जो पोस्ट थी वो फोटो पोस्ट थी। आपने गौर किया उस पे अग्रवाल साहब? नहीं सर, कौन सी वाली साहब? मैं वही ढूंढ रहा हूँ, यानी कि हाँ 4 मार्च को मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी जहां रिकवरी एजेंट कह रहा है आपका कुर्की नोटिस निकल रहा है, आप किसी भी तरह से बैंक के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है आपका। हमारे साथी ने पूछा कौन सी बैंक, उसने नाम बता दिया आदित्य बिरला फाइनेंस। तो अपने पार्टी ने डायरेक्ट कहा आदित्य बिरला फाइनेंस बैंक है, तो ये कहे सर आपको लोन आदित्य बिरला से मिला है। इन्होंने जवाब दिया कुर्की कर दो, सब लूट लो मेरा, ठीक है ना। उसने कहा एक ईएमआई पे करने में क्या इश्यू है, मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, क्या हुआ चेक किया? नहीं सर पेड नहीं है, दिसंबर 25 में ही पूरा पेड कर दिया, चेक किया, कुर्की का नोटिस आया नहीं, कब तक आ जाएगा? मतलब अपनी पार्टी ने खुला कह दिया कुर्की कर दो, कुर्की का नोटिस आया नहीं, जल्दी भेजो। मतलब जो चैट थी इनकी मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने रिकवरी एजेंट के मोबाइल नंबर के साथ इसको बनाया और रिकवरी एजेंट भी सुन ले, उनके मोबाइल नंबर इस तरह वायरल हो रहे हैं। जिसने भी फर्जी मैसेज किया नहीं कि मोबाइल नंबर के साथ पोस्ट डालूंगा, और इस पोस्ट पे 4.3 मिलियन व्यू है। 4.3 मिलियन का मतलब हुआ 43 लाख व्यू है इस पे, 6,48,000 एंगेजमेंट है। 609 साथी ने इस पोस्ट से हमारे पेज को फॉलो किया, 5,100 लाइक है, 224 कमेंट है, 84 शेयर। मतलब एक ही चीज है, एक ही चीज, जब भी कोई रिकवरी एजेंट फर्जी मैसेज करे ना, आपका वारंट है, वाह ठीक है मुझे फांसी करवा दे, हम आपके घर का सामान उठा रहे हैं, ट्रेन लेके आना, मेरा घर खींच के ले जाना, हम 5 लोग तुम्हारे घर पे आ रहे हैं, 70 लोग आ जाना। मतलब जवाब ऐसा दो कि सामने वाले के इंडिकेटर लग जाए। ये होती है बात, ये होती है बात। तो ये बात है कि जब भी कोई आपको कहे ना, तो उसका आपको असर ही ऐसा देना है, आपका वारंट निकल गया, तू तो एक काम कर फांसी करा दे मेरे को। इस तरह की बातें रखनी है, ये चीज ध्यान रख लो। अभी एक पुलिस ऑफिसर की पोस्ट थी जिन्होंने हमको भेजा था, साथी ने डायरेक्ट लिखा था कॉल मी डेक्कन पुलिस स्टेशन, इफ यू कांट पिक माई फोन आई विल फाइल a complaint because I have a summon in your name. If you don't come, I will have to get a warrant and send the police to your house. अब डेक्कन पुलिस का खुद को बता रहा है, फिर ये कह रहा है तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट फाइल करूंगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे नाम से सम्मन है, अगर तुम नहीं आए तो मैं वारंट लूंगा और पुलिस तुम्हारे घर पे भेजूंगा। अब एक गधे है, नहीं बोलना चाहिए मुझे ऐसा लाइव में, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन
तू समन है तो समन लेके जा, समन सर्व करा। तू वारंट जारी नहीं कर सकता है, पुलिस को वारंट जारी करने का अधिकार ही नहीं है, ठीक है। और फिर कह रहा है पुलिस भेजूंगा, तो तूने खुद को पुलिस की वर्दी लगाई है, खुद को कह रहा है डेक्कन पुलिस स्टेशन से हूं, और इस पोस्ट पे हमारे 2,34,000 रिव्यू है, 2,34,000। तो रिकवरी एजेंट समझ ले, एक ही एक एडवोकेट पीजे शाह का, बेचारा कोई वकील है जिसकी सील और सिग्नेचर खरीद दी है, और खरीद के उसके स्टाम्प पे उसके नोटिस बनते हैं, और डायरेक्ट लिखा है कि एडवोकेट शाह साहब 2 बजे तक कोर्ट में मौजूद थे, आप पहुंचे नहीं, मजिस्ट्रेट ने आपके ऊपर जुर्माना किया है, अब ये होगा वो होगा, 100 रुपए के स्टाम्प पे बना हुआ नोटिस। इतना वायरल है, इतना वायरल है जिसकी हद नहीं है। हमने इसको डाला, इस पे 2,83,000 रिव्यू और 73 कमेंट्स, 1100 लाइक, 109 शेयर है। रिकवरी एजेंट जब भी कोई फर्जी मैसेज करे ना, वहां पे कठोर जवाब दो, और उस जवाब के साथ स्क्रीनशॉट भेजो, ताकि मजा आता है हमको भी पोस्ट करने में, और नीचे पड़ती है गालियां उनको। तो ऐसी चीजें थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। एक साथियों में ये कह रहा हूं, मैंने इस महीने एक होम लोन का, एक व्हीकल लोन का वीडियो डाला है। व्हीकल लोन हर व्यक्ति के है, व्हीकल लोन का वीडियो पूरा देख लेना, पूरी एक एक चीज कानूनी बताई हुई है। अगर इसके बावजूद भी कोई रोड पे आपसे गाड़ी छीनता है, तो ये आपकी नामर्दानगी होगी। मैं खुला कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ। एक एक हमने बैंक की पोस्ट डाली थी, जिसमें खुद एक बैंक है, बैंक ने डायरेक्टली ये लिखा है, जो टाइप शिकायत करेंगे तो फायदा मिलेगा। हाँ, जहां आईडीएफसी बैंक ने आरबीआई के निर्देशन पर हमारे साथी से उनके अकाउंट नंबर की डिटेल मांगी, 10,000 रुपया जुर्माना जमा करने के लिए, 10,000 जुर्माना जमा करने के लिए, और यह है इलीगल फंडिंग का नतीजा। तो एक बात ध्यान रखो, शिकायत करोगे तो परिणाम मिलेगा, और शिकायत करनी होगी, लेकिन शिकायत तरीके के साथ करोगे। अब आप लोग क्या होता है, सर आरबीआई में शिकायत करनी है, क्या लिखूं, सर क्या लिखूं? अरे भाई, रिकवरी एजेंट की शिकायत है, अगर आशु जी अग्रवाल कोई ड्राफ्ट बना के दे देंगे, मैं कोई ड्राफ्ट बना दे दूंगा। हर व्यक्ति के साथ अलग घटना होती है, अलग समय पे होती है, अलग तरीके से होते हैं, नंबर ऑफ पर्सन अलग होते हैं, कंपनी का नाम अलग होता है, घटना का तरीका अलग होता है। तो थोड़ा बहुत तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि लोन डिफॉल्ट के चक्रव्यूह से जब 9 महीने बाद जब लोग निकलते हैं ना, तो वो अपने आप में एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं, ये मेरा मानना है। धन्यवाद अरिंदम जी, आपके सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। सर लॉ ग्रेजुएट समझ गए ना? जी सर। धन्यवाद साहब, जी सर। लॉ ग्रेजुएट समझ गए ना? जी जी जी। मैं तो कहता हूँ कि हमसे जुड़े साथियों को इतना नॉलेज है कि इन एनबीएफसी की लीगल टीम को भी उतना नॉलेज नहीं है। जी जी। अरे सर, जब शेरों के साथ रहोगे तो जंगल के कायदे कानून तो अपने आप आ जाएंगे। थैंक यू शमशाद जी, सुपर चैट के लिए थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा व्हाट्सएप मैसेज करते हैं मुझे। सर कंपनी कितने समय में स्किम करती है, विमुड हो जाती है कंपनी? आपकी दूसरी ईएमआई, एक बात ये भी बात आती है कि सर मैंने जिस कंपनी से लोन लिया, पहले भी मैंने उससे लोन ले रखा था, मैं हर महीने ईएमआई भर रहा हूँ, 48 महीने की ईएमआई थी, मेरे 30 ईएमआई बराबर भरी, लेकिन एक ईएमआई डिफॉल्ट होने पर ही उन्होंने मुझे इतना हैरान परेशान कर दिया और रिकवरी एजेंट करा गए। साथियों ध्यान रखना, आप उनके लिए वैल्यूएबल कस्टमर तब तक है
जब तक आपके खाते से ईएमआई कटती रहेगी। सर मैंने रिकवरी एजेंट से रिकवरी कर ली, बिल्कुल सर मानता हूँ वर्मा जी, बिल्कुल। तो एक ईएमआई पे ही वो किम करते हुए रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये एक ईएमआई आज निकाल ली तो अगले महीने डिफॉल्ट नहीं होगी। लेकिन एक डिफॉल्ट हो गई, वो नहीं निकाल पाए, दूसरी हो गई, वो नहीं निकाल पाए, तो एनपी यानी कि 3 महीने बाद रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। और साथियों, ये मार्च के 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। रात की 11:30 बजे न आशु अग्रवाल को पागल कुत्ते ने काटा है, न एडवोकेट नरेंद्र जोशी को, और न हमारे साथ जुड़े 160 लोगों को, क्योंकि वो सभी लोग जानते हैं कि ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, उल्टा लटकाने का शब्द मेरा याद रखना, उल्टा लटकाने का। जो जो ऊंची आवाज में बात करे ना, कह देना उल्टा लटका दूंगा। कोई कहता है ना कि कहाँ मिल रहा है, आपको मिलना है नहीं मिलना है कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट बोल देना, डायरेक्ट बोल देना। एक काम कर, 12 बजे आ जाना राजीव चौक पे, इस जगह आपके एरिया में जो एरिया हो बता रहा हूँ, राजीव चौक पे इतने बजे मिलूंगा। 12 बजे ठीक पहुंच जाना, 5 मिनट बाद नहीं मिलूंगा, कोई नहीं आता है। आपकी आवाज में अगर खौफ हो, आपकी आवाज में अगर कैफ है, किसी की हिम्मत नहीं आए, ये ध्यान रखिए। सर क्या करूं, आपके सिवा कोई सहारा नहीं धन दुनिया में। पर शमशाद जी, एक फोन करोगे तो जवाब मिल जाता है ना, थोड़ा देर ही रखा करो, एक मिस्ड कॉल करने के बाद, रिक्वेस्ट है। सर आशु जी साथ में होंगे तो रावण का क्या औकात जंग पे जीत जाए। अरिंदम जी ध्यान रखना, बाहुबली ने यही कहा था, कटप्पा महुआ तुम साथ में हो तो मुझे कौन मार सकता है। आशु जी खतरनाक है, ध्यान रखना। सर अरिंदम मित्रा जी की चोट लग गई है सर, हाथ में फ्रैक्चर हो गया है इनके। क्या हो गया, कैसे? सर ये ज्यादा मुझे भी नहीं बताया, बस मैसेज किया था कि सर मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया आशु जी। अरे अरिंदम जी ध्यान रखिए, ध्यान रखिए। सर आप हमारी हिम्मत हो, आपसे बात हुई थी, गोवा से हूँ अभय। ओके अभय जी, ओके, बिल्कुल। सर ड्राफ्ट प्रायर नोटिस आपको भेजा था व्हाट्सएप पे, मॉर्निंग में मिस्ड कॉल कर लेना, चेक कर लूंगा मैं। अमरेंद्र बाहुबली बन जाओ सभी। बस साथियों, डरना घबराना बिल्कुल है ही नहीं, तनाव लेना नहीं है। मार्च का टाइम है, न सेक्शन 25 से डरना है, न 138 एनआई एक्ट से, न आर्बिट्रेशन से डरना है, न किसी रिकवरी एजेंट से, और न किसी फोन करने वाले रिकवरी एजेंट से। जो बात करे सीधे सेटलमेंट की बात करना, सीधे सेटलमेंट की। ये भी कहता हूं कि बिना एनपीए के भी लोन सेटलमेंट होंगे, और ये भी मान के चलना कि जो भी सेटलमेंट होने हैं 25 तारीख तक हो जाने हैं। ध्यान से सुन लेना, 28 तारीख को फोर्थ सैटरडे है, बैंक बंद रहेंगे। 31 तारीख को वार्षिक खाता बंदी है, बैंक बंद रहेंगे। कोई भी सेटलमेंट का प्रस्ताव मिलता है तो कोशिश करें जितना जल्दी हो उतना जल्दी पेमेंट जमा कराएं। कई लोग जो बेवकूफिया करते हैं, वो मुझे फोन करते हैं कि सर मेरे खाते में 3 लाख रुपए थे और मेरा खाता होल्ड हो गया। मैंने कहा प्रभु प्रणाम हो आपका, तो आप बिल्कुल डिफॉल्टर है। यानी कि आपके पास पैसा था और आपका खाता होल्ड हो गया। वो कह सर कहीं से आया, कहीं से आया तो आपकी गलती है भाई, हम क्या करें। और खाता होल्ड हो गया, घबराने की जरूरत नहीं है, शांति से बैठे रहो। आप देर रखो, कंपनियों को देर ही नहीं है, खुद ब खुद सेटलमेंट की बात करेंगे। इतना ध्यान रखें, इतना ध्यान रखें। एक कई लोग क्या करते जा रहे, जिनका बेलेबल वारंट आ रहे ना, बेलेबल वारंट में जो राशि लिखी है वो पुलिस वालों को देते जा रहे हैं और साइन भी करते जा रहे हैं। बेलेबल वारंट में जो राशि लिखी है उसको पुलिस को लेने का हक नहीं है, ध्यान रखें। वह केवल एक मुचलका है, मुचलका है, मुचलका है। पुलिस को आपको 1 रुपया नहीं देना है, ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखिए। सर एक बात उस पर भी प्रकाश डाल दीजिए, जो मेरा आपकी बात हुई थी ना सर, कि जैसे नाम आशु अग्रवाल है और किसी और आशु अग्रवाल का वारंट ये उस आशु अग्रवाल को दिखा रहे हैं जिसकी ये घर पर आए हैं।
मेरी आवाज इतनी क्लियर नहीं जा रही है सब लोगों तक? देखिए देखिए हमारा आपका साथियों, डिस्कशन सबसे हुआ पहले था। क्या होता है कि जैसे मैं नरेंद्र जोशी, तो नरेंद्र जोशी के नाम पर हर शहर में मुकदमे दर्ज है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि जैसे एक कंपनी से लोन लिया तो नरेंद्र जोशी अकेला तो है नहीं, हिंदुस्तान में ढेरों के लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, किसी नरेंद्र जोशी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसका कोई वारंट होता है, वो वारंट आपके वहां लेके आ जाते हैं और कहते हैं आपका वारंट है। साथ में किसी पुलिस वाले को भी लेके आ जाते हैं और पुलिस वाले, तो मैं खुला कहता हूँ, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था सेक्शन 9 के बिना पुलिस वाले आ गए, अब तो खैर वर्दियां उतरेगी उनकी बात अलग है, लेकिन आप लोग घबरा जाते हो। आप अपना नाम, पिताजी का नाम, सरनेम, पूरा एड्रेस पढ़ो, पूरा एड्रेस पढ़ो। एक बात और कह देता हूं, ध्यान से सुन लो आप, उदाहरण बता रहा हूं। हाँ? जी ये एक एग्जाम्पल है, सुनना। घटना है, बड़ी रोचक घटना है, लेकिन कभी कभी बातों बातों में ऐसी बातें हो जाती है कि हमने, मैं खुद फाइनेंस कंपनी का एडवोकेट था उस टाइम में, हमने एक वारंट जारी करवाया था। सुनना, बंदे का नाम था, ध्यान से सुनना, जी XYZ सन ऑफ ABC, और एड्रेस उसका जो था वो था। अब कम, कंपनी के लोन में हमारा वही एड्रेस था, कंपनी के लोन में हमारा वही एड्रेस था। अब वो वारंट गया, तामील होने के लिए बंदा हुआ रहता ही नहीं है। अब मालूम पड़ा कि वो बंदा कहीं और रहता है, पुलिस किसी तरह उसको अरेस्ट करने गई। बंदे ने कहा किसका वारंट है भाई बताओ, ये तुम्हारा वारंट है। अच्छा, XYZ फादर सन ऑफ ABC। हाँ यार, ये नाम और पिताजी का नाम तो मेरे जैसा ही कॉमन है, लेकिन ये एड्रेस जो लिखा है, ये तो एड्रेस में जानता ही नहीं, ये मेरा एड्रेस कभी नहीं था। मेरा आधार कार्ड ये रहा, देखो। बंदे ने अपना आधार कार्ड दिखाया, आधार कार्ड में कहीं और का एड्रेस। तो भाई तुम किसी और के वारंट पे मेरे पास कैसे आ गए, मेरे पास कैसे आ गए तुम बताओ। अरे तुमने लोन लिया कंपनी से, लोन लिया कंपनी से, लाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ, कौन सा लोन है, डॉक्यूमेंट दिखाओ। मतलब पुलिस उस व्यक्ति को बिना गिरफ्तार किए आई, और फिर आने के बाद मुझे कोर्ट में मालूम पड़ा। मैंने कहा यार वही व्यक्ति था, चूना लगा गया, चूना लगा गया। क्योंकि पुलिस भी उस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार करे, नाम तो कॉमन हो सकते हैं, पुलिस के पास दूसरा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिससे उसको वेरीफाई करे, रिस्क पुलिस ले नहीं सकती, नौकरी चली जाए। तो ये उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस था जो उसने पुलिस को रवाना कर दिया। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मेरे लिए भी ऐसा हुआ है, बजाज का सर, उनको रेबीज हुआ है, बजाज वालों को रेबीज हो गया न्यू, तो ध्यान रखे। अरिंदम मित्र जी कह रहे हैं सभी साथियों को एक चीज बोलना था, ट्रू कॉलर का 99 का पैक यूज करें और स्पैम कॉल से बचे, और आप उसमें फोन नंबर का सीरीज भी ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। एक बात मैंने और बीच में बताई थी, अगर आप लोन डिफॉल्ट है, आप कंपनी को मेल कर दो, आपने हमारे मैटर में किस किस रिकवरी एजेंट को अपॉइंट किया है, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर की डिटेल दे दो, क्योंकि कई इलीगल थर्ड पार्टी कॉल आ रहे हैं और वो आपकी बैंक का नाम बता रहे हैं, उस जरूर गालियां दे रहे हैं। तो इससे हमें क्लियर हो जाए कि कौन कौन रिकवरी एजेंट आपके द्वारा हमारे लिए अपॉइंट किए गए। लीगल कार्रवाई की है, हम आपको सूचित करते हैं आप लीगल कार्रवाई कर चुके हैं, इस स्थिति में आप रिकवरी एक्ट नहीं कर सकते, इलीगल रिकवरी एक्ट नहीं करें। डायरेक्टली मेल करने में कुछ नहीं जाता है। ईश्वर आपको सलामत रहे। धन्यवाद शमशाद जी, थैंक यू सो मच आपके सुपर चैट के लिए। 2 बड़ी सुपर चैट हो गई आपकी।
सर बहुत से साथी भाई लिमिटेशंस एक्ट नहीं जानते हैं सर, क्योंकि कई फोन मेरे पास आए जो वो कह रहे हैं कि सर 2021-22 के लोन है और नोटिस आ रहे हैं या लोक अदालत के नोटिस आए हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि लिमिटेशंस एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग यदि लोन डिफॉल्ट होने के जो मतलब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हुई होगी उससे लेकर अगर 3 साल तक कंपनी ने कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की है तो आपको वो लोन भरने की अब जरूरत नहीं है। इस विषय में क्या कहेंगे सर? इस विषय में एक उदाहरण दूंगा। जी बहुत पहले अपने चैनल पे एक एडवोकेट, एक रिकवरी एजेंट की वीडियो रिकॉर्डिंग पोस्ट हुई थी। आप यकीन मानेंगे, बंदा कलकत्ता का है, कलकत्ता की एक बड़ी लीगल फर्म में काम करता है। धन्यवाद आयुष जी अग्रवाल साहब आपके सुपर चैट के लिए। नाम भी बता देता हूं, खुले प्लेटफॉर्म पे नाम है राजू दत्ता जी। राजू दत्ता जी एक लीगल फर्म में काम करते हैं। कल मुझे उनका फोन आया और किसी मैटर पे डिस्कशन की उन्होंने। वो मुझे गुरुजी कहते हैं। राहुल जी थैंक यू आपके सुपर चैट के लिए, थैंक यू सो मच। वो मुझे गुरुजी कहते हैं। कल पहली बार बताया कि सर मैं बंसल कोर्ट गया था और यहाँ एक लीगल फर्म में वही काम करता हूँ। तो मैंने कहा उसको, जब आप एक लीगल फर्म में काम करते हैं तो आपको मुझसे सलाह की जरूरत क्यों है? सर उनकी फीस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा होने के बाद भी जो बातें आपसे सीखने मिली, मैं उनकी फर्म में नौकरी करने के बाद भी सालों से नहीं सीख पाया। और बड़ी बात तो ये है कि आपने मुझे सपोर्ट किया और मुझसे कोई फीस भी नहीं ली। उनके मैटर में ये था कि उनका एक होम लोन था एनबीएफसी से, उसमें समय निकल चुका था, लिमिटेशन